आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य परिवार से व्यक्ति को उठाया गया था और बहुत बड़ा मौर्य वंश की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था वो 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में एक स्थान था पिपलीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पिपलीवन में, जो वर्तमान में पिपलीवन में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के नाम से पहचाना जाता है। तो हाँ, देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश या भारत महापुरुषों की भूमि रही है, महापुरुषों की जन्मभूमि रही है और कर्म भूमि भी रही है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वर्तमान गोरखपुर के नाम से जाना। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में पिपलीवन में हुआ था, जिस पिपलीवन को वर्तमान में गोरखपुर नाम से पहचाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में पिपलीवन गणराज्य में हुआ था, जो वर्तमान के गोरखपुर उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का वर्णन 4-5 पुस्तकों से मिला है। 4-5 पुस्तकों से मिला है, जैसे कुछ जैन धर्म की पुस्तकों से भी मिला, कुछ बौद्ध धर्म की पुस्तकों से मिला। अर्थशास्त्र की पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा वर्णन मिलता है, जिसे अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। इसकी राजनीति का वर्णन मिलता है। इंडिका नामक पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है और पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है और मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मुख्यतः 4 तो पुस्तकों में मिलता है, बाकी जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। तो परीक्षा में यही पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में कि चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन निम्न में से किन पुस्तकों में से प्राप्त हुआ है। तो उसमें 3 पुस्तकें लिखी थी, इंडिका और अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस, और चौथा विकल्प था ये सभी। अर्थात इन 4 पुस्तकों से प्राप्त हुआ है। किन किन से? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का वर्णन 4 पुस्तकों से प्राप्त हुआ। एक अर्थशास्त्र, ये चाणक्य ने ही लिखी थी। दूसरी इंडिका, इनके दरबार में एक यूनानी यात्री आया था मेगास्थनीज, उसने लिखी थी और पुराणों में भी इसका वर्णन मिला। और मुद्रा राक्षस, ये विशाखदत्त ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस पुस्तक से ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर, अर्थात घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इन्होंने अपने गुरु चाणक्य को महामंत्री के पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ये प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। सेल्यूकस निकेटर राजदूत कौन आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनानी यात्री था। यूनानी यात्री था। मेगास्थनीज यूनानी यात्री था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका, और इंडिका नामक पुस्तक में सेल्यूकस निकेटर अर्थात इंडिका नामक पुस्तक में इसने पूरे मौर्य वंश की राजनीति का और यहाँ की व्यवस्था का वर्णन किया था। सिकंदर के विश्व विजेता बनने का अभियान को पूरा करने के लिए सेल्यूकस निकेटर आगे बढ़ता है। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है तो इनके बीच एक संधि होती है। उस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और साथ ही दहेज में कांधार और काबुल, अफगानिस्तान के क्षेत्र कांधार और काबुल दहेज में दे देता है। अच्छा, इससे चंद्रगुप्त मौर्य इसे बदले में 500 हाथी दानव देते हैं। 500 हाथी दानव क्यों देते हैं? क्योंकि चंद्रगुप्त को पता चलता है कि सेल्यूकस निकेटर अर्थात सिकंदर के सेनापति और सिकंदर की सेनाओं ने 5 टांगों वाले जानवर अर्थात हाथी, मतलब जो सिकंदर की सेना थी ये हाथियों को 5 टांगों वाला जानवर समझती थी
और इन्होंने पोरस के साथ युद्ध में पहली बार देखे थे, तो आश्चर्यचकित होते हैं। तो ये पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य को कि इनके यहाँ हाथी नहीं है और इन्होंने हाथियों को पहली बार देखा। तो बदले में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दे देते हैं। अच्छा, कई यूनानी इतिहासकारों द्वारा या यूनानी विद्वानों द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्णन मिलता है वो एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस के नाम से भी मिलता है। यूनानी विद्वानों ने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है। अच्छा, इसकी पहचान ये कैसे पता चला कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस, ठीक ना, जो हमारी मुद्रा राक्षस में और हमारी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में जो क्रियाकलाप लिखे गए, वही क्रियाकलाप इन सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के प्राप्त हुए थे। तो इससे एक विलियम जोन्स, हमारे इतिहासकार थे विलियम जोन्स ने यहाँ पर यही पता लगाया था कि सेंड्रोकोटस जो व्यक्ति है ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है। यूनानी विद्वानों ने जो सेंड्रोकोटस नाम से जिसका वर्णन किया है वह चंद्रगुप्त मौर्य है, जबकि एंड्रोकोटस की पहचान प्लूटार्क ने करी थी। प्लूटार्क ने यह पहचान करी थी, तो यूनानी विद्वानों ने जो एंड्रोकोटस व्यक्ति का जो वर्णन किया है वह चंद्रगुप्त मौर्य ही है, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। यहाँ पर मुद्रा राक्षस और पुराणों में इसकी बड़ व्यवस्था से लेकर बड़ व्यवस्था को लेकर इसमें विवाद रहा। ये दोनों पुस्तकें कहती हैं, पुराण और मुद्रा राक्षस दोनों कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये शूद्र समुदाय से था, ये एक शूद्र था इसका। जबकि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय समाज से थे। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से हुआ था। चंद्रगुप्त का एक विवाह घनानंद की पुत्री दुर्धरा से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा विवाह घनानंद की पुत्री दुर्धरा से भी हुआ था। ये वही दुर्धरा जिससे उत्तराधिकारी पैदा हुआ था। उत्तराधिकारी कौन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का? बिंदुसार, अर्थात बिंदुसार की माँ का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा और का पुत्र बिंदुसार था, अर्थात घनानंद का पुत्री का पुत्र बिंदुसार था। घनानंद की पुत्री का पुत्र बिंदुसार था। अच्छा, तीसरा विवाह कौशल नरेश की पुत्री थी महाकौशला से होता है। तो चंद्रगुप्त की 3, एक हेलेना, दुर्धरा और महाकौशला, ये 3 पत्नियां होती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार किया। जैन धर्म को स्वीकार कराने वाला जो जैन मुनि था वह था भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य को जीवन के अंतिम दिनों में जैन शिक्षा दिलाने वाला जैन मुनि था भद्रबाहु। था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार किया और कर्नाटक में सिरवड़ बेलुगोला नामक स्थान पर चला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य सिरवड़ बेलुगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति के निकट अपना उपवास रखता है। गोमतेश्वर की मूर्ति, इसका निर्माण चामुंडा राय ने कराया था, जो सिरवड़ बेलुगोला में कुछ समय पहले भारत की सबसे ऊंची मूर्ति के नाम से जानी जाती थी, जिसका नाम था गोमतेश्वर की मूर्ति। अब इसके बाद कई मूर्तियां और इनसे ऊंची बन चुकी हैं। तो गोमतेश्वर की मूर्ति थी, ये महावीर जैन के पुत्र जो बाहुबली के नाम से जाने जाते थे उन्हीं की मूर्ति है गोमतेश्वर। ये जैन मुनि की एक मूर्ति थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार किया था। तब ये सिरवड़ बेलुगोला नामक स्थान कर्नाटक में सिरवड़ बेलुगोला नामक स्थान पर ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में चले जाते हैं और वहीं उपवास के दौरान अपने प्राण त्याग देते हैं। वही उपवास जिसे संथारा, जैन धर्म में जिसे संथारा के नाम से जाना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में से सल्लेखना, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना उपवास के दौरान संथारा विधि के तहत प्राण त्यागे।
ये जैन धर्म के अनुसार संथारा विधि कही जाती है, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार इसी को संलेखना, हिंदू धर्म के अनुसार इसे संलेखना विधि कही जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार किया था। उन्होंने उपवास के दौरान संथारा विधि अथवा संलेखना विधि के तहत अपने प्राण त्याग दिए, और इनका उत्तराधिकारी अगला बनता है बिंदुसार। उत्तराधिकारी इनका बनता है बिंदुसार, उत्तराधिकारी बिंदुसार बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध हुआ था, ठीक ना, हुआ था 305 ईसा पूर्व में, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हुए थे।